हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो ये पार्ट 2 है सीरीज का, चैप्टर 6। और इसमें हम मेनली एपीजीपी स्टडी करेंगे। ओके। ये मैंने सिलेबस नॉट श्योर दिखाया है, लेकिन दिस इज व्हाट वी नीड टू स्टडी। एक्सपेंशन आनी चाहिए, और फिर एपीजीपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस और उनसे रिलेटेड कुछ सवाल। तो ये है कि ये किस किस्म के सवाल आ सकते हैं, ये किस किस्म के सवाल आ सकते हैं, लेकिन एपीजीपी और फिर एक्सपेंशन, दैट इज इट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं एपी। एपी होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। और ये प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स बोलते हैं, या कलेक्शन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। भले फाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं। मैं इसको कहना चाहता हूँ, या मैं इसको कहूंगा अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, क्योंकि सीक्वेंस एक अपनी डेफिनेशन है, तो ज्यादा बेहतर है कि सीक्वेंस इस्तेमाल करें, अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। तो वो तो हर प्रोग्रेशन है, अगर मैंने आपको कोई भी नंबर्स की लिस्ट दे दी तो वो एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन जाएगा। तो इस अरिथमेटिक सीक्वेंस में क्या खास बात है कि a sequence of numbers, uh, a sequence of numbers whose difference is constant। बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि जितने भी नंबर्स होंगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस सीक्वेंस में, तो नंबर्स के बीच में जो आपस का डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। फॉर आई होप यू गेट द आइडिया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बेसिक से शुरू करूँ, तो आपके पास क्या हो? आपके पास लेट्स से 1 2 3 4 5 6, तो हर नंबर में कितने का फर्क है? कोई भी दो कंसेक्यूटिव अगर आप नंबर्स ले लें तो सब में कितने का फर्क है? एक एक का। इनमें एक का फर्क है, फिर इनमें एक का फर्क है, फिर इनमें एक का फर्क है। यू गेट द आइडिया। तो इनके बीच में जो जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रेस करते रहेंगे, तो वो जो अगला नंबर है, जो प्रीवियस नंबर है, उनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसको यूं भी सोच सकते हैं कि इसमें वो कांस्टेंट नंबर जो डिफरेंस है वो बार बार ऐड हो रहा है। तो इसमें वन ऐड किया तो ये आ गया, 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 इसमें वन ऐड किया तो ये आ गया। तो जो मेन चीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ, जो मेन जो चीज है, वो है द डिफरेंस। और डिफरेंस का क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट नंबर और जो प्रीवियस नंबर, उनमें फर्क। तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते थे, जिन लोगों ने, जिन मैथमेटिशियंस ने ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस डिफाइन की, तो वो डिफरेंस हम यूं भी कर सकते थे कि प्रीवियस माइनस नेक्स्ट। लेकिन बस अब ये रिवाज बन गया है कि हम हमेशा नेक्स्ट वाला लेंगे और फिर प्रीवियस वाला नंबर लेंगे, उन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वी विल गेट द डिफरेंस। अगर आप प्रीवियस माइनस नेक्स्ट करेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने डिफरेंस हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप डिफरेंस में लेना चाहूँ, तो डिफरेंस दिख रहा है, वन है। टू और वन के बीच में जो फर्क है वो क्या है? वन है। इसी तरह आप चाहें तो मैंने इसमें कौन सा टर्म लिया? मैंने इसमें सेकंड टर्म लिया, और फिर मैंने इसमें फर्स्ट टर्म लिया। तो आप अगला टर्म लेंगे, ऑब्वियसली उसको डायरेक्टली उसका प्रीवियस टर्म लेंगे। लेकिन आप कोई भी टर्म से शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैं फोर्थ टर्म से शुरू करना चाह रहा हूँ, तो वो तुक्के में फोर है, और फिर माइनस द थर्ड टर्म, और फिर जो तुक्के में थ्री है। मैं चाहूँ तो सिक्स टर्म ले सकता हूँ, फिर फिफ्थ टर्म ले सकता हूँ, या चाहूँ मैं तो नाइन्थ टर्म ले सकता हूँ, फिर मैं एट टर्म ले सकता हूँ। तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है द नेक्स्ट टर्म माइनस द प्रीवियस टर्म। टर्म, अच्छा, अब मैंने टर्म की डेफिनेशन ही बताया, अचानक से टर्म इस्तेमाल कर लिया। टर्म क्या है? टर्म बेसिकली हमारे सीक्वेंस में एक नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ लेट्स से द सिक्स्थ टर्म, तो सिक्स्थ टर्म का क्या मतलब है? सिक्स्थ टर्म का बेसिकली ये मतलब है सिक्स्थ नंबर, द सिक्स्थ नंबर इन द सीक्वेंस। अब वो भले एपी सीक्वेंस हो, जीपी सीक्वेंस हो, कोई भी सीक्वेंस हो, जनरल टर्म का तो मतलब यही है कि द सिक्स्थ नंबर इन द सीक्वेंस। अब वो जो सिक्स्थ नंबर होगा
वो फिर कोई भी नंबर हो सकता है। कैन बी एनी नंबर, या मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो कोई भी हो सकती है। कैन बी एनी नंबर या फिर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि मैंने एक ऐसा ये वाला सीक्वेंस डिफाइन कर दिया, 2, 4, 6, 8। ये दिख रहा है एपी है, डिफरेंस कांस्टेंट है, सही है। तो इसमें लेट्स से कि आई वांट टू सी व्हाट इज द फिफ्थ टर्म। तो इसको हम यूँ लिखते हैं T5। टी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 5, इसका मतलब है द फिफ्थ टर्म। व्हाट इज द फिफ्थ टर्म? 1, 2, 3, 4, 5, 10। तो फिफ्थ टर्म का मतलब है द फिफ्थ नंबर इन द सीक्वेंस, 1, 2, 3, 4, 5। द फिफ्थ नंबर इन द सीक्वेंस, तो वो फिफ्थ नंबर है क्या? वो फिर नंबर 10 है, या फिर वो फिफ्थ नंबर की वैल्यू 10 है, उसको फिर आप यूँ भी सोच सकते हैं। तो दिस इज द फिफ्थ टर्म। ओके। तो टर्म भले एपीओ जीपीओ, हम इन जनरल टर्म्स को यूं ही लिखते हैं, टी और सबस्क्रिप्ट में नंबर के कौन से टर्म में हम इंटरेस्टेड हैं। और डिफरेंस तो चलो सिर्फ एपी में होता है। एक जो चीज़ है जो एपी और जीपी दोनों में है वो है ए। ये जो लेटर ए है, इसको हमने रिजर्व किया हुआ है फॉर द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को आप चाहें तो यूं भी बोल सकते हैं, टी सबस्क्रिप्ट में 1, T1 जिसको हम बोलेंगे सिर्फ सिंपली। लेकिन फॉर्मूले में जब भी कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जनरल एपीजीपी पढ़ेंगे, हमेशा फर्स्ट टर्म को हम ए पढ़ेंगे। बाकी पे सेकंड टर्म T2, थर्ड टर्म T3, यू गेट द आइडिया, लेकिन फर्स्ट टर्म को हमेशा हम ए पढ़ते हैं। ओके, तो एपी में क्या खास बात है? यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, उनमें आप यू स्टार्ट फ्रॉम अ फर्स्ट टर्म। तो एपी किस तरह क्रिएट होती है? एपी इस तरह क्रिएट होती है कि यू हैव अ फर्स्ट टर्म, वट एवर दैट फर्स्ट टर्म में भी, जो भी उसके नंबर और वैल्यू हो, एंड देन यू कीप एडिंग टू इट द डिफरेंस। तो आपने उसमें ऐड किया डिफरेंस, तो एक नंबर आ जाएगा। फिर ये जो नंबर आया, इसमें आपने फिर वो डिफरेंस वापस ऐड किया। फिर वो जो नंबर आया जो थर्ड टर्म है, उसमें फिर आपने डिफरेंस ऐड कर दिया फिर, एंड यू गेट द आइडिया। तो पहले टर्म में अगर आप नोटिस करें तो सिर्फ फर्स्ट टर्म में इसमें कोई डिफरेंस एडेड नहीं है। जैसे ही सेकंड टर्म आया तो हमने एक एक डिफरेंस ऐड किया। जैसे ही थर्ड टर्म आया तो हमने दो डिफरेंसेस ऐड किए। जैसे ही फोर्थ टर्म आया तो अब आप देख सकते हैं हमने थ्री डिफरेंसेस ऐड किए हैं। एंड यू कैन कैरी ऑन। तो इसको हम यूँ लिखते हैं, A+D, A+2D, आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन A+3D। तो अगर आप नोट करें तो पहला जो टर्म है, उसमें कोई डी का टर्म है ही नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बीइंग एडेड। तो उसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ A+0D। ये हो जाएगा A+1D, ऑब्वियसली डी के पीछे वन है जो अभी मैंने, आई हैव नाउ मेड इट ऑब्वियस। ये हो जाएगा A+2D, A+3D। अब आई होप एक पैटर्न आप देख सकते हैं। पैटर्न ये है कि आप टर्म नोटिस करें और फिर डी का कोफिशिएंट नोटिस करें कि ये पहला टर्म है, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड दिस इज द फोर्थ टर्म। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स थर्ड टर्म ले लिया, तो अगर थर्ड टर्म है तो डिफरेंस कितनी दफा ऐड किया? दो दफा। इसी तरह अगर दूसरा टर्म है तो डिफरेंस एक दफा ऐड किया, हमेशा एक कम होगा। अगर फोर्थ टर्म है तो डिफरेंस मैंने तीन दफा ऐड किया है। अब वो दिख रहा है क्योंकि मुझे फोर्थ टर्म पे तीन दफा ही ऐड करना है। अगर मुझे यहाँ फोर्थ टर्म पे पहुंचना है, इधर पहुंचना है, तो तीन दफा ऐड करूंगा, एक दफा ऐड किया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, क्योंकि पहले टर्म में तो कोई डी है ही नहीं, देयर इज नो डिफरेंस। तो आई होप अब आप, अगर मैं इन जनरल आपको बोलूँ कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म, एन कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, मे बी द 11th टर्म, मे बी द 13th टर्म, मे बी द 51st टर्म। तो एन की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो इन जनरल अगर आपको एक फॉर्मूला चाहिए फॉर एनी टर्म, तो वो होता है A+n-1 × D। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये आया यहाँ से, ऊपर के ऑब्जर्वेशन से। ऊपर के ऑब्जर्वेशन से ये फॉर्मूला आया है कि अगर मुझे फोर्थ टर्म चाहिए तो आई नीड टू ऐड डिफरेंस टू द फर्स्ट टर्म 3 टाइम्स। अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए तो आई नीड टू ऐड टू द फर्स्ट टर्म द डिफरेंस 4 टाइम्स। तो इफ आई नीड द nth टर्म, आई नीड टू ऐड द डिफरेंस टू द फर्स्ट टर्म n-1 टाइम्स। अब इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं कि भाई, यू हैव द फर्स्ट टर्म, यू हैव द डिफरेंस, फाइंड दिस टर्म। तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। चलें एग्जांपल बाद में करेंगे, लेकिन अ, और इसमें एपी में कुछ और डू वी हैव? ओके द सम, तो सम से पहले एक इंडीड एग्जांपल दे देना चाहिए। ओके,
तो लेट्स से के वी हैव एन एपी with the first term equals to 5, difference equals to -3. What is the 27th term? सवाल ये हो सकता है। तो सवाल बहुत आसान है, आपने देखा कि भाई आपको चाहिए था 27th टर्म। आपको चाहिए था 27th टर्म। तो आपने बस लिखा एन की जगह 27, क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन 27th टर्म, तो हमेशा उस पर फोकस करें जो आपको चाहिए। तो ये जो जनरल फॉर्मूला इसमें एन की जगह 27 प्लग इन कर ले, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी ऑफ द 27th टर्म। तो a प्लस 27 - 1 इंटू डी, विच इज द डिफरेंस, a प्लस 26d। अब a और d की वैल्यूज दी हुई है, जस्ट प्लग देम इन। तो 5 प्लस 26 इंटू -3, और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, -18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -78, -78 प्लस 5, दिस विल बी -73। तो आपका 27th टर्म क्या आ गया, आपका जो 27th टर्म आ गया वो आ गया -73। तो ये एपी किस तरह चलेगी, ये एपी इस तरह चलेगी कि आपके पास जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, फिर इसमें आपने -3 ऐड किया, या डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 3 सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हो जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा -1, -4। चलते 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 इवेंचुअली आपके पास जो 27th टर्म होगा, जिसको हम T27 बोलते हैं, उसकी वैल्यू, या फिर द 27th टर्म इटसेल्फ क्या होगा, वो होगा -73। ऐसे ही सवाल आते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल टर्म की वैल्यू दे दी, और फिर डिफरेंस दे दिया, और फिर आपसे पूछा कि ए निकालो। तो वही बात हो गई कि जितना आपको पता करना, जितना आपको मालूम होना चाहिए था एपी के बारे में, मालूम हो गया है। अब आपके पास बस कॉमन सेंस है कि किस तरह हिंट्स को इस्तेमाल करना है, और ये जनरल फॉर्मूला आपके साथ साथ है। अब एपी के और किस किस्म के सवाल आते हैं वो भी मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं सम में जाऊँ। सम पहले डिस्कस कर लें। अ, तो पहले ये नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं, ओके। अच्छा, कभी कभी ये सवाल ऐसा आता है कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एन एपी आर गिवन। अब उनके बीच में कोई हिंट्स दी जाती हैं। तो इन कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में मैं कुछ इनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो लेट्स से कि फॉर एग्जांपल, पहले बेसिक से शुरू करता हूँ। लेट्स से कि यू हैव द फर्स्ट टर्म, द सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म। see you have the first term, the second term and the third term, ओके। और तो एक बात तो आपको, और इससे रिलेटेड हिंट्स दी हुई होती हैं। तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स की हिंट दी हुई है, आपको बेसिकली आपको कुछ पता होना चाहिए। पता बेसिकली कॉमन सी बात है कि अगर आपको 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हुए हैं, तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली द डिस्टेंस, आई मीन द डिफरेंस। तो बेसिक सी बात है कि T2 माइनस अगर मैं T1 करूं, तो ये वही बात हो गई कि आई एम डूइंग नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो मेरे पास क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए, ओके। इसी तरह अगर मैं T3 माइनस T2 करूं, तभी मैं नेक्स्ट माइनस प्रीवियस ही कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए, द डिफरेंस। तो ऐसे सवाल दिए जाते हैं कि आपके पास T2 माइनस T1 दिया हुआ होता है, T3 माइनस T2, एंड यू somehow हैव टू सॉल्व फॉर द डिफरेंस। ऐसे ही कोई हिंटें दी हुई होती हैं। बेसिकली दो इक्वेशंस आई थिंक बनेंगे, जिनको हम साइमल्टेनियसली आई थिंक सॉल्व कर रहे होंगे। इसका हम एग्जैक्टली पूरा सवाल करेंगे, लेकिन थोड़ा मुझे ओवरव्यू देना चाहिए था। आई मीन दे रहा हूँ, मैं देना चाहता था, ओके। इसी तरह अगर मैं आपको बोल दूं, लेट्स से द फर्स्ट टर्म, द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म, तो इसमें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि नोटिस करें तो दो टर्म्स का गैप है। T1 और T3 में दो टर्म्स का गैप है, या हाँ, क्योंकि वो हम गैप तो डिफरेंस इसी तरह देखते हैं ना, 3 - 1। तो वो जो गैप है वो इधर ही मेंटेन्ड है। जितना गैप इसी में है, उतना गैप इसी में ही है। तो आपके पास 3 नंबर्स हैं ऑफ अ सीक्वेंस T1। तो यू हैव सम सीक्वेंस T1, T2, 3, T3, T4, T5, ओके। और आपसे बोला है कि T1 मैंने चुन लिया, T3 चुन लिया, T4 चुन लिया, तो ऑब्वियसली देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक ही नंबर आ रहा है, इन दोनों के बीच में एक ही नंबर आ रहा है। तो ऑब्वियसली द गैप इज मेंटेन, द डिफरेंस इज मेंटेन, और वो दिख रहा है। आप इन सबस्क्रिप्ट्स को माइनस कर लें तो 3 - 1 क्या होता है, 2। 5 - 3 भी क्या होता है, 2, ओके। बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप T3 माइनस T1 करें,
ओके। और T5 - T3 करें तो वो दोनों इक्वल आएंगे। पहले तो एक बात है कि ये दोनों इक्वल होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जो डिफरेंस है वो मेंटेन्ड है। और वो जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअली होगा क्या, 2 × D। क्यों 2 × D इसलिए होगा क्योंकि अब आप नोटिस करें तो कितने टर्म्स का गैप है, 2 टर्म्स का गैप है। बीच में T2 आएगा फिर T3 आएगा। तो आपने बेसिकली 2 दफा डिफरेंस ऐड किया होगा। तो इनमें दो 2D का डिफरेंस होगा, D का नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं इसको फिर से एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैंने फिर वो एक और एक AP ले ली। 4, 10, 16, 22, 28। लेट्स से आखिरी कर लेता हूँ 34, और भी चलता रहेगा। लेट्स पिक आउट द फर्स्ट टर्म, द थर्ड टर्म एंड द फिफ्थ टर्म। तो अगर आप T3 - T1 करें तो क्या आएगा? दिस विल बी 16 - 4 विच इज 12। ओके। अगर मैं T5 - T3 करूँ तो क्या आएगा? 28 - 16, ये भी क्या आएगा? 12। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखें, आपने 2 टर्म्स लिए, फिर 2 टर्म्स लिए, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, गैप है, मेंटेन्ड है। तो दोनों दोनों को जब, तो अगर मैं T3 - T1 करूंगा, जो भी जवाब आएगा वो अभी मेरा कंसर्न नहीं है, जो भी जवाब आएगा। तो लेट्स से कि बस कुछ आ गया। इसी तरह T5 - T3 का, T3 का कोई ना कोई जवाब आ गया। बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने नोटिस किया कि इन 2 टर्म्स में 2 टर्म्स का डिफरेंस है, इन 2 टर्म्स में 2 टर्म्स का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो इसका जो जवाब आएगा, इसका जवाब आएगा, दोनों इक्वल आएगा। अब वो जवाब एक्चुअली होगा क्या? वो अगर आप नोटिस करें तो बेसिकली 2 × 6 है। 2 × 6 है बेसिकली 2D। इसमें अगर नोटिस करें तो 6 6 6 का डिफरेंस है। और ये आई थिंक ये शुड बी प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर आपके पास T1 है तो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? अगर डिफरेंस ऐड करूंगा तो आई विल गेट द सेकंड टर्म। तो अगर मैं 2 दफा डिफरेंस ऐड करूंगा, व्हाट डू आई गेट? द थर्ड टर्म। तो अगर आप थोड़ी रीअरेंजिंग करें T1 को, अगर आप उधर ले जाएं तो अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट यू गेट। इसी तरह अगर मैं T1 लूँ, नहीं, लेट्स से हाँ T3 लूँ। अब अगर मैं T3 में डिफरेंस ऐड करूंगा तो व्हाट विल आई गेट? द फोर्थ टर्म। तो अगर मैं T3 में 2 दफा डिफरेंस ऐड करूंगा तो व्हाट विल आई गेट? द फिफ्थ टर्म। तो थोड़ी अगर आप रीअरेंज करें, T3 को उधर ले जाएं तो T5 - T3 व्हाट विल आई गेट? 2D। तो AP में ये बड़ा बड़ा जरूरी है कि आपको देखना है कि जो टर्म्स हैं उनमें कितने का गैप है। और वहीं से आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वो जो गैप है वो होगा क्या। तो डायरेक्ट सी बात है कि अगर आप मैं 10 T10 लूँ और T लेट्स से 5 लूँ, तो इमीडिएटली आप क्या बता सकते हैं इनमें कितने का डिफरेंस होगा? 5D का। क्योंकि ऑब्वियसली T5 में 5 दफा डिफरेंस ऐड किया गया होगा। तो आई विल गेट द 10th टर्म। बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप फिफ्थ टर्म लें, उसमें 5 दफा डिफरेंस ऐड करें, तो यू विल गेट द 10th टर्म। और अगर इसको आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो T10 है। T5 क्या होगा? T5 ऑब्वियसली होगा T4, उसमें एक डिफरेंस ऐड हो रहा होगा। और फिर यू गेट द आइडिया। T4 क्या होगा कि T3 में डिफरेंस ऐड हो रहा होगा। तो यू गेट द आइडिया कि इसमें इवेंचुअली फिर T2 भी आएगा, T1 भी आएगा। तो ये हो जाएगा T2 प्लस डिफरेंस, और फिर वो डिफरेंस प्लस डिफरेंस, और फिर लास्टली दैट फर्स्ट टर्म। तो व्हाट डू आई गेट? द 10th टर्म इक्वल्स टू T1 प्लस 9 × D। और ये तो हमें पता है ट्रू है। इफ फर्स्ट टर्म ने उसमें 9 दफा डिफरेंस ऐड करूंगा, आई विल गेट द 10th टर्म। तो ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स इन्वॉल्व हो। कभी कभी बोलेगा द फर्स्ट 3, या कभी कभी बोल सकता है द फिफ्थ, द सेवेंथ एंड द नाइन्थ, द 11th, द 13th एंड द 15th। तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स दिखे ना, तो आपको बस पता हो जाना चाहिए कि ये जो डिफरेंस है, अब वो बड़े डिफरेंस डी हो, 2D भी हो सकता है, डिपेंडिंग के वो गैप क्या है बिटवीन द नंबर्स। तो इमीडिएटली रिकग्नाइज कर लेंगे दैट नंबर इज एट प्ले। आपको इस नंबर के साथ इसको इन्वॉल्व करना है। और ऑब्वियसली सवाल ऐसा ही होगा कि यू विल हैव टू फाइंड द डिफरेंस विच इज द डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस D। ऐसे हम सवाल करेंगे, लेकिन मैंने कहा कि आपको बता दूं, आपके दिमाग में बात बैठी है। अब आखिरी बात क्या है?
आखिरी बात एपी की, और एपी में कुछ भी नहीं है, जीपी में भी कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब उसी सीक्वेंस से रिलेटेड बातचीत होगी कि भाई फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप ये निकालो, अच्छा ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ है, ये निकालो, सिंपल सी बात है। अब बात कर लेते हैं सम के ऊपर, कि अगर मैं आपको एक एपी दूं, एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेट्स से के -3, -2, -3, -4.5, और फिर -6, फिर -7.5, -9, -10.5, -12, -13.5 एंड सो ऑन, ये एक एपी चल रही है। तो हम सम में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि मैं आई वांट टू सम अप दीज नंबर्स। तो सम का भी एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो ये है। ये तो हमें पता है, फर्स्ट हमें जो डी है वो डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस है, एन क्या है, एन ये है कि अप टू वेयर यू वांट टू सम। तो सबसे पहले तो इस सम के फॉर्मूले के बारे में आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। तो जब भी आप, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैंने इसमें n की वैल्यू 5 प्लग इन कर दी, अगर मैं इसमें n की वैल्यू 5 प्लग इन कर दूं, तो व्हाट विल आई विल गेट S5। व्हाट डज दिस S5 डिनोट या रिप्रेजेंट, ये बेसिकली बता रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, ये नंबर्स। तो हमेशा सम फर्स्ट टर्म से शुरू होता है, और फिर यू कीप ऑन एडिंग, यू कीप ऑन एडिंग। तो इसको इसको आप यूं ही बोल सकते हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, या सम अप टू द फर्स्ट n टर्म्स। तो ये बात सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए, और ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने n की वैल्यू प्लग इन कर ली, a की वैल्यू प्लग इन कर ली, d की वैल्यू प्लग इन कर ली, यू विल गेट द सम। तो अगर मैं अबव वाला ये जो AP है, इसमें लेट्स से कि आई वांट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, आई वांट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो n की जगह 10 प्लग इन कर दिया, वो तो 2 एज इट इज इन द फॉर्मूला, ये 2 एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, -3, ओके, प्लस n-1। तो 10-1, बिकॉज आई वांट टू सम अप टू द फर्स्ट 10 टर्म्स, और डिफरेंस क्या है, -1.5। बस, अब सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट द सम। तो -1.5 इंटू 9, तो -1.5 इंटू 9, व्हाट डू आई गेट आई बिलीव -13.5। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ज्यादा कोई नंबर मिस तो नहीं किया? बस सही, ओके। तो नेगेटिव इंटू -1, 9 इंटू -1.5, व्हाट डू आई गेट? अगर 10 से करूंगा तो ऑब्वियसली आई विल गेट 15। तो 15, और ये हो जाएगा -13.5। मेरे पास समझ में नहीं आ रही। -1.5 इंटू, हाँ सही, ओके ओके। ओके, अच्छा, -13.5, -13.5, -6, तो ये हो जाएगा -19.5। -19.5 मल्टीप्लाई बाय 10, आई गेट 195, एंड 195 -195 तो ये सम आ जाएगा ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो अब सम से रिलेटेड क्या सवाल आ सकते हैं कि समहाउ आपको लेट से सम, वो एक सवाल ऐसा आ सकता है कि आपको सम दे दिया है, और फिर ऑब्वियसली लेट से डिफरेंस दे दिया है, एंड नाउ दे आर यू आर आस्क्ड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो सिंपल सी रीअरेंजिंग है। इतने सवाल कभी होते भी हैं आसान, कभी नहीं भी होते, समहाउ समवेयर यू हैव टू सॉल्व टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये सब ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ, जो सवाल देखेंगे तो इन डिटेल पे सब डिस्कस करेंगे। लेकिन दैट इज इट, एपी हमारा खत्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, रिकैप देता हूँ कि यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। उन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, वो मेंटेन रहता है, वी कॉल दैट डिफरेंस द डिफरेंस ऑब्वियसली। और ये है कि द डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ऑलवेज टेक द नेक्स्ट नंबर एंड देन द प्रीवियस नंबर।
और फिर इन जनरल आपको टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इफ यू वांट द फर्स्ट टर्म, द सेकंड टर्म, द थर्ड टर्म, द 11th टर्म, या द 11th नंबर, या द 11th एलिमेंट इन द सीक्वेंस, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब फॉर्मूला पता है तो आपको इमीडिएटली पता हो चल जाएगा कि व्हाट डू आई नीड टू फाइंड द 11th टर्म। तो अगर मैं एन की जगह 11 रखूं तो ये तो मसला हल हो जाएगा। आई विल जस्ट नीड ए एंड आई विल जस्ट नीड डी। तो somehow you will have to solve for A and D if they are not given। तो हमेशा पहले उस बात पे जाएं कि आपको क्या चाहिए, फिर उसको ढूंढने के लिए देखें कि what else you need। तो ये बेसिक सवाल था। और ये कुछ आइडिया अबाउट कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा याद कर लेंगे। अगर आपको मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स दूं लेकिन उनमें थोड़ा सा गैप बढ़ा दूं, तो व्हाट विल दैट गैप बी। तो अगर वापस रिकैप देने के लिए अगर आपको मैंने T5 दे दिया और फिर T10 दे दिया और फिर T15 दिया और इनसे रिलेटेड कोई एक हिंट दे दी, वट एवर दैट हिंट मे बी, डजेंट मैटर। आपको इमीडिएटली ये रिकग्नाइज करना है कि क्या, ये रिकग्नाइज करना है कि जो T10 और जो T5 में डिफरेंस होगा, और जो T15 और जो T10 में डिफरेंस होगा, सबसे पहले वो तो सेम होगा। जो T10 और T5 में जो गैप है, और जो T15 और T10 में जो गैप है, वो सेम है, 5 5 टर्म्स का गैप है। तो फर्स्ट यू हैव टू नोटिस दिस। और वो गैप इटसेल्फ होगा क्या, जो डिफरेंस इटसेल्फ क्या होगा, वो होगा 5D। क्योंकि ऑब्वियसली यू विल हैव, आपने ऐड किया होगा टू द फिफ्थ टर्म 5 दफा डिफरेंस टू गेट द 10th टर्म। या यू विल हैव, यू आपने ऐड किया होगा टू द 10th टर्म 5 दफा डिफरेंस टू गेट द 15th टर्म। जो मैंने ये बेसिकली अगर एक आइडिया दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। लेकिन हम सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह और डिटेल में जाएंगे। और ये भी मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि जो भी मैंने लिखा है सही है। क्योंकि अब आप यूं भी जा सकते हैं इस डायरेक्शन में, यूं भी जा सकते हैं इस डायरेक्शन में। अब बड़ी जबरदस्त बात क्या है, बड़ी जबरदस्त बात यह है कि इमीडिएटली एवरीथिंग फॉलोज, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, टू जीपी, टू द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। व्हाट इज जीपी? जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो मेन चीज जो कनेक्टेड है, जिस तरह एपी में डिफरेंस होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता है आपका रेशो। अब आई होप यू अंडरस्टैंड के रेशो में क्या से, आप यू, अगर आपको आइडिया हो गया तो अच्छी बात है। रेशो में ये है कि बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यू स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म एंड देन यू कीप मल्टीप्लाइंग दैट नंबर। तो आपने फर्स्ट टर्म लिया, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी रिजल्ट है उसको फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, वो जो भी रिजल्ट आया फिर उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वो जो नंबर है वो कांस्टेंट है, उसको हम रेशो बोलते हैं, या द आर, उसको हम रेशो बोलते हैं या आर बोलते हैं। यहाँ पे आई थिंक मैंने डिफरेंस नहीं लिखा, द डिफरेंस है ये, और ये रेशो है। ओके। और आई होप आपने गेस कर लिया होगा, इसमें जो रेशो होता है वो होता है नेक्स्ट अपॉन प्रीवियस, उसमें होता है नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। और एक चीज एडिशनल जो मैंने बताया नहीं, रेशो 1 नहीं हो सकता, और जो डिफरेंस है वो 0 नहीं हो सकता। वो बेसिकली ये बात है कि अगर मैं डिफरेंस 0 कर दूं तो 1, तो फर्स्ट टर्म से मैंने शुरू किया, अब उसमें मैं जब 0 ऐड करता रहूंगा तो कुछ होगा ही नहीं। तो मेरे पास सिर्फ ये एक सीक्वेंस बनेगी। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, हम इस सीक्वेंस में नहीं पढ़ते। तो डिफरेंस 0 होगा, और डिफरेंस 0 नहीं होगा। इसी तरह रेशियो 1 नहीं होगा, क्योंकि अगर इफ यू स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म लेट्स से 5, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको 1 से, तो कुछ होगा ही नहीं। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट ऑफ इंपॉर्टेंस, या वी डू नॉट स्टडी इट, तो रेशियो इज नॉट इक्वल टू 1। बाकी यू गेट द आइडिया। क्या आपके पास फर्स्ट टर्म है लेट्स से ए, आपने उसको एक रेशियो से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो जाएगा A की पावर R। मैं यहाँ पावर 1 दिखाना चाह रहा हूँ टू गेट द एन आइडिया कि वो जनरल फॉर्मूला किस तरह बनता है टर्म का। अब इस रिजल्ट को फिर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा बाय R टू गेट द थर्ड टर्म। तो यही होता है कि आपके पास फर्स्ट टर्म था, आपने उसको R से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी रिजल्ट आया उसको फिर R से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो भी रिजल्ट आया आपने इसको फिर R से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आई होप यू गेट द आइडिया। इसमें जनरल फार्मूला क्या बन रहा है, वो बन रहा है A, A R की पावर 1,
a into r की पावर 2, a into r की पावर 3, and so on and so forth. So this is the first term where we have no power of r, या r की पावर 0. Second term where r's power is 1. The third term, the fourth term जहाँ पे r की पावर 2 और 3 रिस्पेक्टिवली है. तो एग्जैक्टली वही आइडिया है कि जो टर्म में आप इंटरेस्टेड हैं, लेट्स से द फोर्थ टर्म, तो उसमें आर की पावर क्या है, 3, क्योंकि आपने फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किया, उसमें 3 दफा आर से मल्टीप्लाई करवाया टू गेट द फोर्थ टर्म. तो हेल्प यू गेट द आइडिया कि इन जनरल फॉर द nth टर्म द फॉर्मूला क्या है कि a इंटू आर की पावर n-1. तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म. एंड ये बात तो हो गई. अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. लेट्स से के 5, और फिर लेट्स से 10, 20, 40, 80, 160. तो इसमें रेशियो दिख रहा है कि 2 है. वो इसलिए क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर जब 162 से मल्टीप्लाई होगा तो आई विल ऑब्टेन 320 एंड सो ऑन. तो रेशियो इसमें 2 है. अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो कोई भी एक नंबर लें और फिर उसका एग्जैक्टली उसका प्रीवियस नंबर, हमेशा कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने होते हैं, कोई भी ले सकते हैं. तो मैं फॉर एग्जांपल द फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, so I'm taking the seventh term and the sixth term. तो रेशियो इज 2. ओके. तो ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल है. और ये दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अब और कुछ इतना डिस्कस नहीं करनी है, वही कर लेंगे जो सम वगैरह और फिर कुछ बेसिक आइडिया. अच्छा. अब जिस तरह एपी में, उसी तरह जीपी में भी हम देख सकते हैं ये जो सवाल है जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर्स इन्वॉल्व हो. एपीजीपी बहुत आसान है, इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ. मिसकंसेप्शन है कि बहुत मुश्किल है या कॉम्प्लिकेटेड सवाल आते हैं. भाई थोड़ा तो सोचना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल आइडिया काफी आसान है. ओके. अब वही जो मैं आइडिया कैरी ऑन करना चाह रहा हूँ फ्रॉम एपी, कि अगर आपको मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स दूं तो कंसेक्यूटिव नंबर से आप क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. सो लेट्स से क्या है, पहले एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं. सो लेट्स से आई हैव द फर्स्ट टर्म, आई हैव द सेकंड टर्म एंड आई हैव द थर्ड टर्म. तो इसमें से हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वो ये गैदर कर सकते हैं कि अगर मैं सेकंड टर्म लूँ एंड आई डिवाइड इट बाय द फर्स्ट टर्म, व्हाट विल आई गेट. ऑब्वियसली द रेशियो, क्योंकि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस हो रहा है. और मुझे पता है कि अगर मैं T3/T2 भी करूँ तो तब भी रेशियो आएगा. तो मेन चीज क्या है कि T2/T1 और T3/T2 इनका रेशियोस क्या होंगे, इक्वल. और वो जो रेशियो इटसेल्फ, वो जो इक्वल है, वो होगा क्या, आर. सिंपल सी बात है कि एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके फर्स्ट टर्म है. हाउ डू यू गेट द सेकंड टर्म. आपने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा दिया आर को, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करवा दिया आर से, तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगा. सिंपल सी बात है. इसी तरह अगर आई नीड द थर्ड टर्म, आई विल नीड टू मल्टीप्लाई द सेकंड टर्म बाय आर. ओके. अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं T2/T1 को ऑब्जर्व करूं, तो उधर जो हमने एपी में पढ़ा था, तो एपी में हम डिफरेंसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे. फॉर एग्जाम्पल हमेशा मैं T3 - T1 कर रहा था, T5 - T3. क्यों? क्योंकि व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू गेट द डिफरेंस. तो हम इसमें सब्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व थे, क्योंकि हमें पता है कि एपी में हमें डिफरेंस चाहिए, वो सब्ट्रैक्शन से ही आएगा. इसी तरह यहाँ पे हम क्योंकि रेशियो से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो हाउ डू आई गेट द रेशियो. तो क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करवाया टू गेट द रेशियो, नाउ आई विल हैव टू डिवाइड बाय T1. तो यहाँ पे डिवीजन इन्वॉल्व हो जाती है. तो T2/T1 अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियसली दिख रहा है आर मिलेगा. इसी तरह अगर मैं T3/T2 करूँ, ऑब्वियसली क्या मिलेगा, आर. तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो दिख रहा है कि T2/T1 इक्वल्स टू T3/T2. तो जिस तरह एपी में डिफरेंसेस इन्वॉल्व थे, यहाँ पे रेशियोज इन्वॉल्व हैं. तो आपने गैप नोटिस करना है कि इसमें 2 - 1 करें तो 1, 3 - 2 तो 1. तो जो गैप है वो सेम है, तो फिर जो रेशियोज होंगे वो भी सेम होंगे. कोई मुश्किल बात नहीं है. मैं एग्जाम्पल्स अभी हम सवाल करेंगे तो सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स से आई पिक आउट द लेट्स से द 15th टर्म एंड द 20th टर्म एंड द 25th टर्म. होगा क्या, होगा ये कि अगर मैं 20th टर्म लूँ एंड डिवाइडेड बाय द 15th टर्म, आई विल गेट समथिंग. ओके. इसी तरह अगर मैं T25 लूँ, उसको डिवाइड कर रहा हूँ बाय द 20th टर्म,
आई विल गेट समथिंग। तो अगर आप नोटिस करें तो इसमें कितने का गैप है, 5 टर्म्स का गैप है, इनमें भी कितने टर्म्स का गैप है, 5 टर्म्स का गैप है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आई होप आपने सही से गैस किया, R⁵ एंड इंडीड दिस इज ट्रू। क्यों? क्योंकि T15 और T20 में R⁵ का ही वो डिफरेंस होगा, या बेसिकली वो फैक्टर इन्वॉल्व होगा। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करने के लिए ले जाऊं, तो मुझे T15 को R⁵ से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा टू गेट द 20th टर्म। इंडीड यस। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको स्प्लिट करूं इनटू R, तो मुझे पता है कि मेरे पास एक टर्म है, उसको जब मैं R से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आई आई विल गेट द नेक्स्ट टर्म विच इज द 16th टर्म। एंड फिर यू गेट द आइडिया। अब आप R को स्प्लिट करते रहें तो ये हो जाएगा द 17th टर्म। एंड यू गेट द आइडिया। इसको आप करते रहेंगे तो यू विल इवेंचुअली गेट द 20th टर्म। तो प्रूव हो जाएगा कि द 20th टर्म इज इक्वल टू द 20th टर्म। वो तो हमें पता है, इट इज ट्रू। तो मेन चीज कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। आप खुद सोचें कि आपने 15th टर्म लिया है और उसको 5 दफा रेशो से मल्टीप्लाई करवाया है, तो यू विल गेट द 20th टर्म। तो इसी तरह अगर मैं 20th टर्म लूँ, उसको 15th टर्म से डिवाइड करूँ, तो उनमें डिफरेंस कितने का होगा? जो रेशियो, जो फैक्टर जो बच जाएगा वो R⁵ बच जाएगा। एंड सेम फॉर दिस ऑब्वियसली। मैं भी इसके साथ भी एग्जाम्पल रिपीट कर सकता था, लेकिन मेन चीज व्हाट आई वांट कहना क्या चाह रहा था कि आपने टर्म्स ऑब्जर्व किए कि इनमें गैप है 5 का। आपने टर्म्स ऑब्वियस ऑब्जर्व किए इनमें गैप है 5 का। तो जब आप इनका रेशियो लेंगे तो जो रेशियो होंगे वो बराबर आएंगे। R⁵ और टू कंपेयर इट विथ एन AP, कंपेयर इट विद द सीक्वेंस ऑफ एन कंपेयर इट विद द AP सीक्वेंस। अगर मेरे पास यही होता T15, लेट्स से T20 एंड T25, तो अगर मैं करूं T20 माइनस T15, अब ऑब्जर्व करें इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें हम डिफरेंस ऐड करते थे, और यहाँ पे मैं, अगर आप नोटिस करें तो मैंने यहाँ डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि हम रेशियो से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं GP में। तो व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट 5D। इसी तरह अगर मैं T25 माइनस T20 करूँ तो व्हाट विल आई गेट? 5D। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो आई होप ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सम। जिस तरह ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में AP में सम होता है, इसी तरह ज्योमेट्री प्रोग्रेशन में भी क्या है? सम। और सम के एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म एंड देन इट स्टॉप्स वेयर यू वांट इट टू स्टॉप। तो लेट्स से कि आई वांट द सम टू द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, या सम अप टू द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो आप सम के फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू 10 प्लग इन करेंगे एंड यू विल गेट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, या अप टू द फर्स्ट 10 टर्म्स। तो हमेशा द सम स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, हमेशा। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, या सम अप टू द फर्स्ट 10 टर्म्स। इसमें क्या फॉर्मूला है? इसमें A इंटू 1 इंटू R की A इंटू 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। और इसमें अगर आप नेगेटिव कॉमन लें, एक और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि अगर आप नेगेटिव कॉमन ले लें ऊपर और नीचे से, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से कि एक GP है मेरे पास, लेट्स से -2, फिर -1, फिर -0.5, फिर -0.25, -0.125, -0.0, आई थिंक 675 होगा, आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से दिस दीज आर द फर्स्ट फ्यू टर्म्स, वी गॉट एन आइडिया का रेशियो क्या है एंड सो ऑन, वी गॉट एन आइडिया का फर्स्ट टर्म क्या है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? -2। अब अगर आपको डिफरेंस ऑब्वियसली, आई मीन द रेशियो ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है कि 2 है, आई मीन सॉरी हाफ है। वो जो अगला टर्म होगा वो प्रीवियस का हाफ होगा। लेकिन अगर आप अब इसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, देखना चाह रहे हैं, तो यू टेक द नेक्स्ट टर्म, यू डिवाइडेड बाय द प्रीवियस टर्म। तो 0.5 या हाफ। ओके। और मैं कहाँ तक सम करना चाहता हूँ? लेट्स से आई वांट द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स।
तो बस n की जगह 15 प्लग इन कर लेते हैं। तो S15 इक्वल्स टू, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? द फर्स्ट टर्म इज -2। व्हाट इज, मैं ये वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन, 1 - -2। 1 - व्हाट इज द रेशियो? हाफ। हाफ की पावर 15 अपॉन 1 - हाफ। और ये कोई ना कोई ऑब्वियसली जवाब आ जाएगा। तो यू विल हैव योर सम, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स। तो जीपी में थोड़ी सी इतनी ज्यादा डिटेल में गए नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली एपी की तरह यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, दैट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉलोज अ पर्टिकुलर रूल, एंड दैट पर्टिकुलर रूल इज दैट एवरी नेक्स्ट नंबर इज formed by multiplying the previous number by some number which we call the ratio। और ये जो मैंने अभी जो वर्डिंग दी है वो बेसिकली इसकी ही है कि यू स्टार्ट विथ फ्रॉम सम टर्म, multiplied whatever the resulted, you then multiply it again, whatever that resulted you again multiply it by r, so keep on multiplying। एंड एपीजीपी में अब एग्जैक्ट और तो कुछ नहीं है। और हाँ, बस एक कॉमन सी बात है सम्स के बारे में जो मैं बताना चाहूंगा, और जो मैं अभी सम की बात बताना चाह रहा हूँ, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो एप्लीकेबल है टू जीपी एंड एपी एज वेल। और वो क्या है? और वो ये है कि लेट से कि आपके पास पहला टर्म है, भले वो एपी हो जीपी हो, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, लेट से चलते चलते मैं पहुंच गया द लेट से द 500th टर्म, 501th टर्म, एंड लेट से 504th टर्म। मैं जानबूझ के थोड़ी लंबी लिस्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि दो मुझे बातें बतानी है। चलिए यहाँ रुक जाते हैं। द 510th टर्म, और फिर ऑब्वियसली आगे काम चलता रहेगा, लेकिन आई जस्ट वांट टू स्टॉप हियर। ओके, अगर मैं आपको बोलूं, भले एपीओ जीपीओ, अगर मैं आपको बोलूं द सम ऑफ द फर्स्ट 510 नंबर्स या एलिमेंट्स या टर्म्स इन द सीक्वेंस, ये आप कैसे निकालेंगे? द सम ऑफ द फर्स्ट 510 नंबर्स ऑफ द सीक्वेंस। तो इसमें क्या है? सिंपली सिंपली प्लग इन n इक्वल्स टू 510 इन द फॉर्मूला। जो भी हमारे पास फॉर्मूला होगा, देखना पड़ेगा कि इज इट एन एपी, इज इट एन जीपी। अप्रोप्रिएटली फॉर्मूला चूज करूंगा, अ, और उसमें n की वैल्यू 510 प्लग इन कर दूंगा। ओके, ये बात तो हो गई। अ, अब अगर मैं आपको बोलूं, लेट्स से के द ऑफ द सम ऑफ एक्चुअली वो एक्सप्रेशन लिख, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई होती है, तो पहले मैं वो लिख लेता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि सम ऑफ द 501th सम फ्रॉम द 501st टर्म टू, ओके, अब अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, सम फ्रॉम द 501st टर्म टू द 509th टर्म, तो अब हम ये कैसे करेंगे?
और ऑब्वियसली मैंने जानबूझ के लिस्ट छोटी दी है। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड हैव बीन सम फ्रॉम द 501st टर्म टू लेट से द 601st टर्म। लेकिन मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के छोटा इसलिए दिया ताकि आपको एक दूसरा तरीका भी दिखाऊं। तो आप इसमें क्या करेंगे? ये पहला वाला तो आसान था। सेकंड वाले में आप क्या करेंगे? सेकंड वाले में एक अच्छी, एक ऑब्वियस और एक अच्छी भी है और बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि इस केस में ऑब्वियसली इतना डिफरेंस नहीं है बिटवीन द टर्म्स। फर्स्ट टू द नाइन, तो आप कितने 9 टर्म्स ही गिन रहे होंगे। तो एक अप्रोच क्या है? एक अप्रोच ये है कि यू फाइंड द टर्म्स एंड देन यू ऐड देम, तो आपको सम मिल जाएगा। मतलब आपने 501st टर्म ढूंढा, आपने 502nd टर्म ढूंढा, यू फाउंड द 503rd टर्म, एंड सो ऑन, यू फाउंड ऑल द टर्म्स। ऑब्वियसली हमें डिफरेंसेस पता होंगे और वो फर्स्ट टर्म पता होगा, और फिर करते करते हम ये सारे टर्म्स आप ढूंढ लेंगे। तो एक अप्रोच तो ये है। तो जब आपने ये सारे टर्म्स ढूंढ लिए, नाउ यू जस्ट ऐड देम अप। तो सम फ्रॉम द 501st टर्म टू द 509th टर्म, ये आप कैसे निकालेंगे? ये बेसिकली ऐसे निकालेंगे, यू जस्ट ऐड दीज टर्म्स। आपने इनकी वैल्यूज निकाल ली, अब आप इनको बस बेसिकली ऐड कर लेंगे। सम का यही मतलब है ना, यू ऐड द नंबर्स। तो आपने उन टर्म्स के नंबर्स निकाल लिए और एंड देन यू विल जस्ट ऐड देम अप। तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छी अप्रोच है, एक्सेप्टेबल है और आसान भी है, क्योंकि आपने 501st टर्म निकाल लिया। उसमें बस आप डिफरेंस ऐड करते रहे, तो उसमें डिफरेंस ऐड करेंगे, फिर इसमें रिजल्ट डिफरेंस ऐड करते रहेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें डिफरेंस ऐड करते रहेंगे। तो ये बहुत आसान सी अप्रोच है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। लेकिन लंबी है, क्यों? क्योंकि 501st टर्म टू द 509th टर्म, क्या पता ये होता है 560th टर्म, 575th टर्म। तो ऑब्वियसली यू गेट द आइडिया। अब आप ऐड ही करते रहे, आप सोचेंगे यार मैं क्या ऐड ही करता रह जाऊंगा क्या? नहीं। तो थोड़ा सोचेंगे कि मैं किस तरह इसको दूसरे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। और यस प्लीज दूसरे तरीके से हैंडल करिएगा। अनलेस कि अगर इतना छोटे टर्म्स का सम मांगा है तो आप खुद ही मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। तो व्हाट इज द सेकंड अप्रोच? जो सेकंड अप्रोच है और जो बेहतर अप्रोच है, वैसे ये भी एक्सेप्टेबल है, वो क्या है? वो ये है कि आपने देखा कि आपको चाहिए सम फ्रॉम द 501st टू द 509th। तो पहले ये ऑब्जर्व करें कि कहाँ तक चाहिए, तो कहाँ पे कहानी खत्म हो रही है? 509th। ओके। तो आप सबसे पहले ढूंढें सम ऑफ द सम, आप ये ढूंढ लें। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली मैंने ये वाला सम ढूंढा है बेसिकली। तो वो जो सम का फॉर्मूला है उसके अंदर मैंने n की वैल्यू 509 प्लग इन कर दी। तो आई विल गेट द सम ऑफ द फर्स्ट 509 टर्म्स। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट 509 टर्म्स। ये बेस, और ये कैसे आएगा बेसिकली बता चुका हूँ। यू विल जस्ट प्लग इन n इक्वल्स टू 509 इन द सम फॉर्मूला। तो वी विल गेट द सम ऑफ द फर्स्ट 509 टर्म्स एंड दैट्स इट। ओके, ये तो मिल गया। अब मैं क्या करूँ? अब आप अगर नोटिस करें तो कहानी शुरू कहाँ से हो रही है? 501 से। ओके। तो 501 से क्योंकि कहानी शुरू हो रही है, तो अब आप उससे एक पीछे जाएं। तो उससे एक पीछे मतलब 500। तो इसको मैं एक्सप्लिसिटली दिखा रहा हूँ ताकि आपको ऑब्वियस हो जाए, जाहिर हो जाए। इसको आप लिखेंगे 501, जो ब्लू वाला है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, और फिर -1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500। और ये क्योंकि मैंने सबस्क्रिप्ट के साथ दिखाया है, तो इसमें आई होप यू अंडरस्टैंड कि दिस इज द sum which has been obtained from the formula directly। तो ये this denotes or represents the sum of the first 500 terms। अब इनको बस, आई होप यू अंडरस्टैंड, आप क्या कर लेंगे? इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब आप S509 करेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे S500, तो व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट सम फ्रॉम द 501st टर्म टू द 509th टर्म। और इसको मैं यूं भी दिखा देता हूँ। 1 2 3 चलते 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 चलते
501, 502, 503, 504, 505, 6, 7, 8, 9। तो पहले आपने सम किया फर्स्ट टर्म से लेके 509th टर्म तक। फिर आपने सम किया फर्स्ट टर्म से लेके 500th टर्म तक। हमें यहाँ पे मैंने कहानी रोक दी, 500th टर्म का यहाँ आ रहा है। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली ये रिजल्ट बच जाएगा, द सम फ्रॉम द 500 फर्स्ट टर्म टू द 509th टर्म। तो ये आपको अप्रोच पता होनी चाहिए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इससे रिलेटेड, इसी से एक रिलेटेड एक सवाल आई थिंक पास पेपर्स में आया हुआ है। और तो उससे भी एक रिलेटेड इन जनरल तो बात बता देता हूँ। अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है ना, यही जो बात है ये मैंने एग्जांपल दिया है, लेकिन इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूँ। तो जनरलाइज अगर मैं करना चाहूँ तो आई होप यू अंडरस्टैंड, एक फॉर्मूला लिखूंगा और एग्जैक्टली इसी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन क्योंकि ये तो मैंने एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझाया है, तो बेसिकली जो वो बात मैं कहूंगा फॉर्मूले में कहूंगा है ना, आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मैं आपको बोलूँ सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स, कि मैंने शुरू के टर्म्स लिए उनको सम कर दिया, सबस्क्रिप्ट जब भी मैं एस के नीचे लिखूं तो समझ जाएंगे सम का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। तो दिस डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स, तो एस के। और उसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं एस के -1, तो मैंने सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स एंड देन सम ऑफ द फर्स्ट के -1 टर्म्स, मे बी दिस को रिप्रेजेंट लेट्स से सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स एंड देन सम ऑफ द फर्स्ट 99 टर्म्स। जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा व्हाट विल आई गेट? आई होप यू गेस्ड इट, आई विल गेट द केथ टर्म, जिसको हम टीके भी बोल सकते हैं। वो जो केथ टर्म होगी उसकी वैल्यू या तो केथ टर्म मिल जाएगा। तो ये बात पता होनी चाहिए, पास पेपर में एक ऐसा सवाल आया हुआ है। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं एस के माइनस 2, तो व्हाट विल आई गेट? तो ये सम ऑफ द फर्स्ट के टर्म्स और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ तो सम ऑफ द फर्स्ट के -2 टर्म्स। एन एग्जांपल कुड बी लेट्स से सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स माइनस द सम ऑफ द फर्स्ट 98 टर्म्स। तो यस यू गेस्ड इट, इसमें क्या बच जाएगा 99 प्लस 100। तो ये बेसिकली बच जाएगा द केथ, द के-1 टर्म एंड द केथ टर्म। तो बेसिकली एक जो मेरे एग्जांपल मैंने अभी अभी लिखी उसके मुताबिक दिस विल बी द 99th टर्म प्लस द 100th टर्म। एंड यू गेट द आइडिया। आप इसको आप और जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन इतनी जनरलाइजेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आई बिलीव यहीं तक ही आएगा आपके सवालों में। पास्ट पेपर में भी ये आया हुआ है तो यहीं तक ही आया है कि सम ऑफ द फर्स्ट लेट्स से 100 टर्म्स माइनस द सम ऑफ द फर्स्ट 99 टर्म्स। तो सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स तो आप कर लेंगे, सम ऑफ द फर्स्ट 99 टर्म्स तो आप 99 टर्म्स तो आप कर लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। मेन चीज क्या है? मेन चीज ये कि व्हाट डज दैट आंसर रिप्रेजेंट? दैट आंसर रिप्रेजेंट्स द 100th टर्म, ये पता होना चाहिए। या इन जनरल द kth टर्म एज रिटन हियर। तो ये बात पता होनी चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ एपीजीपी बहुत आसान है। प्लीज ये कंफ्यूज नहीं होगा कि ये डी डिफरेंस, ओ माय गॉड इतने सारे डिफरेंसेस ऐड हो रहे हैं। नहीं भाई, कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है। मैं फिर रिकैप दे देता हूँ, सिंपल सी बात है कि एपी में क्या है। एपी में ये कि यू स्टार्ट विद अ नंबर विच इज द सेम केस इन जीपी एज वेल, एंड यू कीप मल्टीप्लाइंग दैट नंबर। तो ये ए इंटू आर हो जाएगा। वो जो रिजल्ट आया उसको फिर आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो जो रिजल्ट आएगा उसको फिर आर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। एपी में ये कि यू ऐड द डिफरेंस और उसी में फिर डिफरेंस ऐड करते रहेंगे एंड दैट इज इट। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो दिस इज नथिंग मोर देन ए प्लस डी, a+2d, a+3d, a+4d एंड यू गेट द आइडिया। इसी तरह जीपी में क्या है? ए, ए आर स्क्वायर, AR³ और फिर a × r⁴। और वही जो मैंने एग्जांपल्स दिया है कि अगर आपके पास कंसेक्यूटिव नंबर्स हो उनका आप रेशियो और ले आए उनको सब्ट्रैक्ट करें तो व्हाट डज दैट आंसर रिप्रेजेंट। तो वो भी मैं थोड़ा सा इधर रिवाइज कर लेता हूँ कि आप खुद ही सोचें कि अगर मैं एपी का लेट से सेकंड टर्म ले लेता हूँ और फोर्थ टर्म ले लेता हूँ और लेट से
यहाँ सिक्स टर्म भी इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ, a+5d। यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करवा लेता हूँ द सिक्स टर्म विच इज a × r⁵ तो अगर मैं T2 T4 और T6 पे फोकस करूँ, इन जनरल कोई भी टर्म्स हो सकते हैं और उनमें कोई भी गैप हो सकता है। बस एक वो आपको गैप देखना है कि दोनों तरफ सेम है कि नहीं। तो अगर मैं दोनों केसेस में अगर T4, तो अगर मैं AP में कंसिडर करूंगा इस T2 T4 और T6 को, तो दिमाग में डायरेक्ट बात क्या आनी चाहिए कि इनका गैप देखें सेम है, 2 4 6। तो 4 और 2 में 2 का गैप है, 6 और 4 में 2 का गैप है। तो इमीडिएटली आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि T4 अगर मैं -T2 करूं और अगर मैं T6 - T4 करूं, तो वो दोनों आंसर्स एक तो इक्वल होंगे। एंड व्हाट विल दैट आंसर बी? 2D। और वो मैं अब आप देख भी सकते हैं कैसे। व्हाट इज द फोर्थ टर्म? द फोर्थ टर्म इज a+3d। व्हाट इज द सेकंड टर्म? द सेकंड टर्म इज a+d। इसी तरह अगर मैं T6 करूं तो व्हाट इज द सिक्स टर्म? a+5d। व्हाट इज द फोर्थ टर्म? a+3d। दोनों केसेस में अगर आप सब्ट्रैक्ट करें, ए कैंसिल 3d - d 2d, ए कैंसिल 5d - 3d 2d, तो यू विल गेट 2d। इसी तरह जीपी में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इसमें आपको डायरेक्टली डिवीजन दिमाग में आना चाहिए। तो अगर मैं T4/T2 को कंसिडर करूं और T6/T4 को कंसिडर करूं, सबसे पहले इन रेशियोज के आंसर बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि 4 और 2 में वही गैप है जो 6 और 2 का है, जो 6 और 4 का है। एंड व्हाट विल दैट रेशियो या व्हाट विल दैट आंसर बी? r²। क्योंकि दो टर्म्स का गैप है और इसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 2 दफा आर से मल्टीप्लिकेशन हुई होगी, इसमें 2 दफा डी से एडिशन हुई होगी। कर लेते हैं। व्हाट इज द फोर्थ टर्म? द फोर्थ टर्म इज ar⁵। व्हाट इज द सेकंड टर्म? ar⁵ What is the sixth term? A × r⁵. What is the fourth term? A × r⁵. You get the idea. A cancel, A cancel. What will I get? r², r²। तो इंडीड दोनों का जवाब आ रहा है r²। और ये बस आपको बात पता होनी चाहिए। अब ऐसे सवाल आते हैं जिनमें ये हिंट्स इस्तेमाल करनी होती हैं, वो हम देखेंगे। अब एक आखिरी बात बच गई, विच इज द सम टू इन्फिनिटी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। लेकिन उसको मैं अगले पार्ट में कंसिडर करूंगा विद क्वेश्चंस, और फिर क्वेश्चंस हम करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।